दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े तकरार ना होता हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े तकरार करने के बाद इंसान गुस्से में घर ही छोड़ दे। आज की कहानी में एक महिला अपने पति से झगड़े तकरार करने के बाद गुस्से में घर तो छोड़ देती है, पर उसके बाद से दोबारा वापस आने के बजाय हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर शहर की। रायपुर का एक मोहल्ला पड़ता है बुनियाद नगर, और इसी बुनियाद नगर मोहल्ले का रहने वाला है दीपक कौशिक। दीपक, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो राजमिस्त्री का काम करता है। दीपक की पत्नी का नाम है कालिंदी, जिसकी उम्र है 28 साल। दरअसल दीपक राजमिस्त्री का काम तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसका नाम है मिर्गी। दरअसल 5 साल पहले दीपक और कालिंदी की जब शादी होती है तो शादी से पहले कालिंदी के परिवार वालों को दीपक की बीमारी के बारे में मालूम नहीं चलता है। पर कालिंदी शादी कर जब अपने ससुराल में आती है और कुछ महीनों के बाद जब उसे अपने पति की बीमारी के बारे में मालूम चलता है, उसके बाद से कालिंदी अपने पति को लेकर कई सारे डॉक्टर के पास जाती है, ट्रीटमेंट भी करवाती है, पर बावजूद इसके दीपक की बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल दीपक जो मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपनी पत्नी और 3 साल के एक बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, पर एक दिन दीपक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल एक दिन दीपक जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए जाता है, अचानक दोपहर के वक्त उसकी बीमारी उपट जाती है और 3rd फ्लोर से वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है। कालिंदी जब अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसका इलाज तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दीपक को 6 महीने का बेड रेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से दीपक अपने घर में आराम करने लगता है। बेड रेस्ट जब लेना शुरू करता है, इस वजह से दीपक का जब काम धंधा छूट जाता है, अब उसके घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसीलिए कालिंदी अब अपने घर की माली हालत को देखते हुए खुद बेलदारी का काम करना शुरू कर देती है। दरअसल कालिंदी भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी का काम करने के लिए जाती है जहाँ पे दीपक अपना काम कर रहा था। दरअसल दीपक के अंदर सिर्फ मिर्गी का एक बीमारी ही नहीं था, बल्कि वो शारीरिक तौर पे भी काफ़ी कमज़ोर था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कालिंदी अपने पति के साथ बेहतर तरीके से रहती नहीं है, बल्कि उसका देखभाल भी करती है। पर कालिंदी जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी का काम करने के लिए जाती है, तो वहीं पे कालिंदी की मुलाकात राजकुमार बघेल से होती है। राजकुमार, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। राजकुमार की पत्नी का नाम है पूनम और उसके 2 बच्चे भी हैं। दरअसल राजकुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भनपुरा इलाके में रहता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइज़र की नौकरी करता है और उसी के अंडर में कालिंदी भी काम करती है। कालिंदी जब कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ महीने काम करती है, इधर राजकुमार को कालिंदी के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है। दरअसल राजकुमार को जब मालूम चलता है कि कालिंदी का पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा है, ये जान करके राजकुमार की नीयत खराब हो जाती है और फिर वो कालिंदी के तरफ अजीब निगाहों से नहीं देखता है, बल्कि उसे हर तरह से देखभाल भी करने लगता है। जब कुछ बातें करता है तो उसकी बातों को सुन करके कालिंदी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि राजकुमार उसे पसंद करने लगा है। चूँकि कालिंदी का भी पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, इसीलिए कालिंदी भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार राजकुमार के हवाले कर देती है। और उसके बाद से कालिंदी और राजकुमार के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कालिंदी और राजकुमार के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से कालिंदी अब राजकुमार से मिलने के लिए अक्सर उसे अपने घर पे ही बुलाती है। और जब राजकुमार को अपने घर पे बुलाती है तो किसी न किसी बहाने से अपने पति को मार्केट भेज देती है और फिर उसे लेकर के कमरे में चली जाती है। हालांकि कुछ दिन जब इस तरीके से कालिंदी अपने ही घर के अंदर राजकुमार से मुलाकात करती है, तो इसे देखने के बाद दीपक को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसकी पत्नी के कदम बहक चुके हैं। हालांकि बावजूद इसके दीपक इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता है, क्योंकि दीपक को अपनी इज्जत को लेकर काफ़ी डर सताता है।
दरअसल दीपक ये सोच करके अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता है कि कहीं इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल गया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। पर हद तो तब हो जाती है जब कालिंदी राजकुमार को अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है। दीपक अपने घर में ही होता है और अपने पति के सामने ही राजकुमार को अपने कमरे में लेकर के जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब अपने पति के सामने ही राजकुमार से मिलने लगती है, अब दीपक से बर्दाश्त नहीं होता है। एक दिन कालिंदी जब राजकुमार से मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है, दीपक उसे टोक देता है। कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। जरा सोचो, अगर इस बात की जानकारी लोगों को मालूम चल गया तो हम समाज में कैसे मुंह दिखा पाएंगे। दीपक अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा कालिंदी अपने पति के ऊपर भारी पड़ जाती है। कहती है कि तुम तो मुझे शारीरिक सुख दे नहीं पाते हो और अगर मैं बाहर किसी से ले रही हूं तो देखकर तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इस घर का खर्चा सब मैं चला रही हूं। अगर तुम ये सारी चीज़ देख करके बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये घर छोड़ करके जा सकते हो। इसी बात को लेकर के दीपक और उसकी पत्नी के बीच में अब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, राजकुमार तो वहां से चला जाता है, लेकिन बावजूद इसके झगड़ा बंद नहीं होता है। काफी देर तक जब झगड़े तकरार शुरू होता है, आखिरकार चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसी भी दोनों को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों जब पड़ोसी की बात नहीं मानते हैं, आखिरकार एक व्यक्ति इस बात की जानकारी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, वहां से 2 कांस्टेबल जब दीपक के घर पे पहुंचते हैं। पुलिस भी इन दोनों को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर ये दोनों जब पुलिस की भी बात नहीं मानते हैं, आखिरकार पुलिस इन दोनों को लेकर थाने में पहुंच जाती है। दोनों जब थाने में पहुंचते हैं, पुलिस जब कालिंदी से पूछताछ करती है तो कालिंदी भी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं राजकुमार से प्यार करती हूं और मैं उससे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मेरा पति इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। कालिंदी जब ये सारी बातें पुलिस वालों से बताती है, उसके बाद से पुलिस अब राजकुमार को भी थाने में बुलाती है और पुलिस जब राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार भी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मैं कालिंदी से प्यार ही नहीं करता हूँ बल्कि उसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक दोनों का तलाक नहीं हो जाता है तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। पुलिस इन तीनों को वहाँ पे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी पुलिस की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए पुलिस एक तहरीर ले लेती है और सबको वापस घर भेज देती है। इधर सब के सब वापस जब घर पे पहुंचते हैं, तभी इस बात की जानकारी राजकुमार की पत्नी पूनम को मालूम चल जाता है। पूनम को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, पूनम उसी दिन ही कालिंदी के घर पे जाती है और उसके पति के सामने ही कालिंदी को काफ़ी फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम मेरे पति का पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा पति है और तुम्हारा नहीं हो सकता है। दरअसल पूनम दीपक के सामने ही उसकी पत्नी को कई तरह की फटकार लगाती है और फटकार लगाने के बाद वापस घर चली आती है। लेकिन दीपक के सामने ही कालिंदी को जब फटकार लगाती है, कालिंदी चाह करके भी पूनम को कोई जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन उसकी बात है कालिंदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पूनम जब वापस अपने घर पे पहुंच जाती है, उसी दिन ही शाम के वक्त कालिंदी भी पूनम के घर पे चली जाती है। उस वक्त राजकुमार भी अपने घर पे था और जब पूनम के घर पे जाती है, राजकुमार के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। इस बात को लेकर के पूनम और कालिंदी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, झगड़े तकरार सुन करके राजकुमार भी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से कालिंदी का हाथ पकड़ करके बाहर लेकर आता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो, मेरी पत्नी से क्यों झगड़े तकरार कर रही हो। दरअसल राजकुमार कालिंदी को समझाते हुए कहता है कि तुम 1 सप्ताह के लिए अपने मायके चली जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा और तुम्हारे रहने के लिए कोई ठिकाना भी बना लूँगा। मायके जाने की जब बात कहता है, कालिंदी भी उसके बातों में आ जाती है। उसके बाद से करीब 7 बजे के आसपास खुद राजकुमार ही अपनी बाइक पे बिठा करके कालिंदी को बस स्टैंड पे जाता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है और वापस अपने घर चला आता है। दरअसल ये पूरी घटना पिछले साल 22 नवंबर की रात्रि की होती है। तभी अगले दिन 23 नवंबर को सुबह सुबह एक व्यक्ति थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, गोगांव नाले में एक महिला का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है और डेड बॉडी को जब नाले से बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि कालिंदी ही थी।
पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई चोट और घाव के निशान भी नहीं दिखाई देता है। हालांकि पुलिस जब डेड बॉडी को शिनाख्त कर लेती है उसके बाद से पुलिस को भी उस दिन का सारा घटना याद आ जाता है। दरअसल पुलिस अब ये मान के चलती है कि कालिंदी की हत्या या तो उसके पति ने किया होगा या फिर उसके प्रेमी राजकुमार ने किया होगा। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस भी एक चाल चलती है। दरअसल पुलिस उसी दिन ही सबसे पहले दीपक के घर पे जाती है और दीपक से सवाल करती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पे है। इस पे दीपक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरी पत्नी कल शाम को ही राजकुमार के घर चली गई है और वो बोल करके गई है कि मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी। दीपक जब इस तरह की बातें कहता है पुलिस उसकी बात नहीं मानती है और उसे लेकर थाने में पहुंच जाती है और थाने में पहुंचने के बाद पुलिस दीपक से कहती है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी की किसी ने हत्या कर दिया है। पुलिस जब डेड बॉडी को दिखाती है तो डेड बॉडी को देखने के बाद दीपक भी शिनाख्त कर लेता है। दीपक जब अपना बयान देता है उसके बाद से पुलिस अब दीपक के ही तहरीर पे राजकुमार से भी पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। पर पुलिस जब राजकुमार के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि राजकुमार घर पे नहीं है, बल्कि उसके घर पे सिर्फ उसकी पत्नी पूनम थी। पुलिस जब पूनम से पूछताछ करती है तो पूनम भी पुलिस वालों को जवाब देती है कि हाँ साहब, कल शाम को कालिंदी मेरे घर पे आई थी और खुद मेरे पति ही उसे लेकर के बस स्टैंड गए थे और उसे गाड़ी में बिठाकर वापस घर चले आए थे। पूनम जब ये सारी बातें पुलिस से बताती है उसके बाद से पुलिस पूनम से ही राजकुमार का मोबाइल नंबर ले लेती है और लेकर थाने में आ जाती है और फिर राजकुमार के नंबर पर फ़ोन करती है और राजकुमार से भी झूठ बोलती है। पुलिस राजकुमार से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल थाने में दीपक और उसकी पत्नी कालिंदी आए हुए हैं और दीपक तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने उसे जान से मारने की धमकी दिया है, इसीलिए तुम थाने में आ जाओ, हम सलाह मशवरा करा दे रहे हैं। पुलिस जब इस तरह की बातें राजकुमार से कहती है तो राजकुमार भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने साइड पे हूँ, काम काफ़ी अर्जेंट है, इसीलिए मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं शाम को थाने में आ जाऊँगा। और इतनी सी बात कहने के बाद राजकुमार फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही फ़ोन रख देता है उसके बाद से पुलिस फिर से तुरंत राजकुमार के नंबर पर फ़ोन करती है। पर पुलिस जब दोबारा राजकुमार के नंबर पर फ़ोन करती है तो अब राजकुमार का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस को भी अब कहीं ना कहीं राजकुमार के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस भी फ़ौरन अपने टीम के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और वहाँ से राजकुमार को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है और फिर राजकुमार से कालिंदी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है आखिरकार राजकुमार भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, कालिंदी की हत्या मैंने ही किया है, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। राजकुमार कहता है कि साहब 22 नवंबर को शाम के वक्त जब कालिंदी मेरे घर पे आई थी, मेरे पत्नी से काफ़ी झगड़े तकरार कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे समझा बुझा कर उसे मायके भेजने के लिए तैयार कर दिया। वो भी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए करीब 7 बजे के आसपास मैं खुद ही उसे लेकर के बस स्टैंड गया था। राजकुमार जब कालिंदी को लेकर के बस स्टैंड पे जाता है, गाड़ी पे बिठाने के बाद वापस अपने घर चला आता है। लेकिन राजकुमार को अपने घर पे पहुंचे हुए अभी 1.5 घंटा भी नहीं गुजरा था, तभी कालिंदी राजकुमार के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं हीरापुर में उतर चुकी हूँ, दरअसल मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जब मेरा तुम्हारे साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था इस बात की जानकारी मेरे मायके वालों को भी मालूम चल चुका है और वे लोग वहाँ पे मुझे रहने नहीं देंगे, इसीलिए तुम हीरापुर में आ जाओ। कालिंदी जब ये सारी बातें राजकुमार से बताती तो इसे सुनने के बाद राजकुमार भी डर जाता है। दरअसल राजकुमार को ये डर सताने लगता है कि अगर वो उसके बुलाए हुए जगह पे नहीं गया तो उसी वक्त ही कालिंदी उसके घर पे पहुंच जाएगी। इसीलिए करीब 8:30 बजे के आसपास राजकुमार अपनी बाइक लेकर के उसके बताए हुए जगह पे जाता है और वहाँ से कालिंदी को लेकर के गोगांव नाले के पास पहुँच जाता है। नाले के पास पहुँचने के बाद कालिंदी को समझाते हुए कहता है कि अब तुम बताओ कि इतनी रात को मैं तुम्हें कहाँ लेकर के जाऊँ। मैंने तुम्हें काफ़ी समझाया था कि बस 1 सप्ताह के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। इस पर कालिंदी भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ चुकी हूँ और अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर के जा सकते हो तो मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो।
खुद को ही अपनी दुनिया से हटाने की जब बात कहती है, इस पे राजकुमार भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसे फटकार लगाने लगता है। इसी बात को लेकर जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, राजकुमार इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार गुस्से में ही कालिंदी की गला दबाकर हत्या कर देता है। कालिंदी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से राजकुमार आसपास में जब देखता है, उसे कोई जब दिखाई नहीं देता है। आखिरकार कालिंदी की डेड बॉडी को लेकर नाले में फेंक देता है और वहां से अपने घर चला आता है। वाकई में राजकुमार जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस उसे हिरासत में लेने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है अशोक खारे। अशोक खारे जो बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं विशाल कुमार। विशाल कुमार जो चंडीगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल जो कोलकाता शहर के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं तोकी मेगू। तोकी मेगू जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं पूनालाल कुमार। पूनालाल के परिवार में एक किरण कुमारी हैं और एक ममता देवी है। दरअसल ये तीनों जो जिला वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।